हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल एडुकेम पे। तो जो हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रही है यहाँ पे, है ना। जैसे उसमें देखेंगे स्टेट चेंज हो रही है, या गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, या एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो हम इन सब चीज़ों को देख करके ये बता सकते थे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब उसके आगे का जो पार्ट था हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। अब इसमें जो हमें आज स्टार्ट करना है वो हमको देखना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। ठीक है, हमको अब देखना है सबसे पहले बैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं और अनबैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं, एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं। बैलेंस रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो बैलेंस रिएक्शन का मतलब ये होता है, रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा रिएक्टेंट साइड होता है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। ओके, तो अब एक तरफ रिएक्टेंट साइड है, एक तरफ हमारा प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस रिएक्शन उसको कंसिडर किया जाता है। एक मिनट, जब हमारा रिएक्टेंट साइड और जब प्रोडक्ट साइड जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोला जाता है। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ एटम्स of each element is equal to the number of atoms remain same after and before the reaction. The number of atoms of each element is equal to the number of each elements. The number of atoms of each element remains. यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं। The number of atoms of each element remains same before and after the chemical reaction. It is called as बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। इसको बैलेंस्ड रिएक्शन बोला जाता है जब एटम्स जो हैं हमारे दोनों एलिमेंट्स के रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद दोनों साइड में जब बराबर होते हैं तो उसको बैलेंस्ड रिएक्शन बोला जाता है। इसके लिए अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे H2 गैस हमारी इवॉल्व होगी। अब देखिए दोनों साइड में जो हमारे एलिमेंट्स का नंबर है वो सेम है। अगर हम देखें एलिमेंट, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, है ना। ये देखते हैं, मतलब ये हमारा इधर साइड हमारा जो हो जाएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और जो ये साइड हो जाएगा ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा।
अब एलिमेंट्स का जो नंबर है वो दोनों साइड सेम है। कैसे सेम है, देखिए इधर Zn कितना है, Zn लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है 1 है। उसके बाद H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। सल्फ़र इधर कितना है 1 है, सल्फ़र इधर कितना है 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है। तो आप देख सकते हैं जितने एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है सेम नंबर में राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट हैं। तो ये हमारी हो जाती हैं बैलेंस्ड रिएक्शंस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है। अनबैलेंस्ड रिएक्शन में बस इसी का अपोजिट हो जाएगा, है ना। अनबैलेंस्ड रिएक्शंस। अब अनबैलेंस्ड रिएक्शंस में क्या होगा, जो हमारे बस इसी का रिवर्स कर सकते हैं हम। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स गेट चेंज, ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम जो हैं रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बदल जाएंगे, ठीक है, तो वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स gets changed after the reaction, then it is called as unbalanced reaction, ठीक है। जब नंबर चेंज हो जाएगा तो उसको अनबैलेंस्ड रिएक्शन बोलेंगे। अब इसके लिए एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, H2 + O2 H2O, है ना, ये एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसमें देखते हैं एलिमेंट्स LHS RHS, है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारा है 2, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन हमारा इधर कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं 1 हैं सिर्फ, है ना। तो इस तरीके से ये हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। अनबैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब यही होता है जब रिएक्शन के बाद जो हमारा एटम का नंबर है वो चेंज हो जाएगा या सेम नहीं रहेगा दोनों साइड में, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है, व्हाई डू वी नीड केमिकल रिएक्शंस टू बी बैलेंस्ड। हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरत होती है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी वो बैलेंस्ड रहें, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड रिएक्शंस टू बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, व्हाई डू वी नीड केमिकल रिएक्शंस टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसके लिए ये आंसर होता है, इसके लिए आंसर हम ये कह सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें कंजर्वेशन का मास कंजर्वेशन का जो लॉ होता है उसको बचाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है इसको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाई डू वी नीड केमिकल रिएक्शंस टू बी बैलेंस्ड। तो वी नीड chemical reactions to be balanced in order to maintain law of conservation of mass, ठीक है। हमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है हमको उसको मेंटेन रखने के लिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है इसको मेंटेन रखने के लिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और या फिर मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस मीन्स the mass of reactant is equal to the mass of product। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है ना। क्या है ये, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसको डिफाइन करने के लिए अब अगर हम एक रिएक्शन से समझना चाहें तो इसको हम एक मिनट ऐसे देख सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन में सिंपल सी रिएक्शन लिख लेता हूँ जो मैंने अभी लिखी थी, H2 + O2 2H2O। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है ना। अब आप देखिएगा जो मैंने इससे पहले अनबैलेंस्ड में लिखा था, अनबैलेंस्ड में मैंने यहाँ पे 2 नहीं लगाया था, लेकिन अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन में लिख रहा हूँ, बैलेंस करके लिख रहा हूँ, तो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है ना। तो अब देखिए अगर हम इधर मास निकालना चाहें तो 1 × 2 प्लस कितना हो जाएगा 16 × 2, ये हो जाएगा 32, हाँ 32 + 2 34, है ना, सॉरी 36। एक मिनट ज़रा सा, सॉरी ये 2 × 2 होगा, 2 × 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36, और जो इधर साइड हम निकालेंगे तो 2 × 2 प्लस 2 × 16 4 + 32 36। तो देखिए जो मास है हमारा दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी बराबर हो जा रहा है, राइट हैंड साइड में भी बराबर हो जा रहा है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, हाउ कैन वी मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। हम अपनी केमिकल रिएक्शंस को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मतलब हम उससे और इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हाउ कैन वी मेक रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव, है ना। अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो क्या है, हाउ कैन वी मेक रिएक्शंस, नेक्स्ट चीज़ है हाउ कैन वी मेक रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। हाउ कैन वी मेक रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, हम रिएक्शंस को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होता है, हम रिएक्शंस के साथ कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो रिएक्शन की हमें फिजिकल स्टेट, जो हमारा रिएक्टेंट वगैरह हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स वगैरह हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करके, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, बाई इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactants and
प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी हम जो फिजिकल स्टेट्स हैं कि मतलब सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उन सब चीज़ों को मेंशन करके, इंडिकेट करके हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, बाय इंडिकेटिंग द एनर्जी और हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन। जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी हीट चेंज हो रहा है, जो भी एनर्जी चेंज हो रही है, हम उसको इंडिकेट करके रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक रिएक्शन में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस ऑफ द reactions in which it is taking place। अब कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उन सबको मेंशन करके हम रिएक्शन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक एक करके एग्जांपल लेना चाहें, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब किसी भी रिएक्शन की फिजिकल स्टेट को हम मेंशन करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है हमारी तो उसकी फिजिकल स्टेट्स को हम लिख के, है ना, तो इसके लिए एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, CS प्लस O गैस क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमें, CO2 गैस, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने जो कार्बन यूज़ किया है उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी कि हम सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। हमने जो ऑक्सीजन यूज़ किया है उसकी हमने स्टेट मेंशन कर दी, और जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी हमने मेंशन कर दी कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ आता है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। अब हीट चेंज जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, है ना। हीट इसमें इवॉल्व होगी ढेर सारी। तो अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हीट निकल रही है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है। अब रिएक्शन शायद बैलेंस है या नहीं है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन को हम अपनी रिएक्शंस को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस को होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, है ना, तो उनको भी मेंशन कर देते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं AgCl। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है हमारा। ठीक है, अब जब ये थोड़ा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, HNu मतलब लाइट या सनलाइट लिख लेते हैं यहाँ पे, सनलाइट और HNu। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है, ये थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज करके क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2, है ना, ये ऐसा कुछ बनाता है रिएक्शन। अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो गया। तो ये हमने कंडीशंस मेंशन कर दी कि किस कंडीशन में कोई रिएक्शन हो रही, कभी कभी हीट हमें देनी पड़ती है अलग से, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।